हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त रवि। आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस का पार्ट 6, जो कि ऑलरेडी पार्ट 1 to 5 मैंने अपने ईवीएस के प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद फन रवि गुप्ता। आइए स्टार्ट करते हैं ईवीएस का पार्ट 6। आज का टॉपिक है तुम ऊपर जाओ। ठीक है, इसका मतलब होता है यू मे गो अप, यू गो अप। ठीक है, जैसे कि यू मे गो अप मतलब होता है कि जब हम लोग उत्तराखंड जाते हैं या पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं, ऊंचाई को चढ़ के जाते हैं। ठीक है, मतलब समतल एरिया वाली नहीं, ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ों पे। तब अब सपोज करो आप स्कूल की तरफ से जा रहे हो, तो एक जब स्कूल की तरफ जाओगे 100 लोग या 50 लोग जाओगे, उसमें से आपका एक मेन हेड होगा, एक लीडर होगा। ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में जानते हैं पहले। ठीक है, अपने बैग ले जाएं और दूसरों की मदद करें। कहने का मतलब आप अपना बैग लेके जाते हैं, आप साथ में जाएंगे तो बैग लेके जाएंगे पहाड़ों पर जब भी चढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब जो बंदा थक जाएगा या जिसका बैग हल्का है या जिसका हैवी है, जो भैया जिसका बैग हैवी है तो हल्का वाला उसकी मदद करेगा। ठीक है, समूह को आगे जाने दो, अंतिम तक रखें। ठीक है, आप हेड हो तो आप पीछे रहोगे और समूह आगे चले। अगर आप आगे चलोगे तो हो सकता है पीछे लोग कुछ लोग कट ले इधर उधर हो ले। अगर आप पीछे रहोगे तो आप सबको देखोगे कौन किधर जा रहा है। ठीक है, उन लोगों की मदद करें जो ठीक से नहीं चढ़ पाते। भैया जो लोग चढ़ नहीं पाते, जिनको दिक्कत होती है या पैरों में दर्द या कोई दिक्कत है, तो उनकी आपको मदद भी करनी है। ठीक है, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह का पता लगाएं। आप जब वहां जा रहे हो तो रुकने, जो लीडर है उसको पता करना है कि वहां जब पहुंच जाएंगे तो वहां पे रुकने और खाने की व्यवस्था कैसे करनी है। जो ठीक नहीं है उनकी देखभाल करें। सपोज कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए दवा और मेडिसिन की व्यवस्था करनी होगी आपको। समूह के लिए भोजन व्यवस्था, वो तो मैंने बता दिया। रहना और खाना की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी सजा मिले तो आप तैयार हैं। जैसे मानो कि समूह में अगर आप लोग जा रहे हो, समूह 100 लोगों का, उसमें से कोई बंदा गलती करता है तो लीडर क्या है, लीडर का काम है अगर आपने गलती की है तो आपको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि आप दूसरे पर टाल दोगे, तो ये लीडर का काम है, उसको सजा भी दे। विटामिन और आयरन ताकत देते हैं। विटामिन और आयरन आप लोग जानते हो बहुत ताकत देते हैं। ठीक है, आयरन तो आजकल ठंडी में आयरन ठंडियों में बहुत ही फायदेमंद। कैसे आयरन को कहाँ से मिल रहा है, आयरन को जितनी भी हरी सब्जियां, साग, सरसों जो भी है, आयरन वहां से मिल रहा है और ये हमें ठंड में गर्म रखने काम करती है। तभी ठंड के टाइम ही ये साग सब्जियां आती हैं, हरी सब्जियां। तो विटामिन और आयरन जो है वो हमको ताकत देता है और ठंड में हमें गर्म रखता है। टेकला नाम का एक गांव जो कि झालवर जो कि राजस्थान में 600 मीटर की ऊंचाई पे है। कहाँ पे है, टेकला गांव, झालरपट्टी, झलरावा, राजस्थान में 600 मीटर की ऊंचाई पे है। चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण, मतलब कोण क्या, डिग्री, कितने डिग्री हमारे, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो 90 डिग्री पे होता है और पीठ सीधी होती है। अगर हम 90 डिग्री में खड़े तो पहाड़ों से नीचे लुढ़क के नीचे आ जाएंगे। ये कहानी बिछंद्री पाल की। बिछंद्री पाल को पहले आप लोग देख लीजिए। ये बिछंद्री पाल जो भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सफर किया था। माउंट एवरेस्ट पहली बार चढ़ी थी और ये विश्व की 5वीं महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। बिछंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है और दुनिया की 5वीं महिला है। कहने मतलब भारत की वो पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी और दुनिया में, वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आती हैं। जो येलो में लिखा है उसी पढ़ेंगे, फालतू छोड़ देंगे। ठीक है, बिछंद्री पाल ग्रू अप इन नौकरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब इनका जन्म कहाँ होता है, नौकरी विलेज एक गांव था, नौकारी विलेज गांव में, नौकारी गांव में इनका जन्म हुआ था। वो कहाँ पड़ता है, गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। When she grew up older, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग। जब वो बड़ी हुई तब उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ये सब सीखने के लिए। उस इंस्टीट्यूट का नाम था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, जो कि उत्तरकाशी में है। हर गाइडेंस वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो उसके गाइडर थे, जो उसके स्कूल में जो उनके गाइडर थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनका नाम था। इन 1984 बिछंद्री वाज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। 1984 में बिछंद्री पाल का सिलेक्शन हुआ कि वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करेंगे एक समूह में। ठीक है, लेकिन वो गई अकेले, पहुंची ऊपर अकेले थी, टीम में गई थी, बाकी सब नीचे रह गए, वो लेकिन ऊपर पहुंच गई थी। It was 7 minutes past o'clock in the afternoon of 23 May when Bichandi Pal stepped on the peak of 8,900 meters
हाई माउंट एवरेस्ट आल्सो कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल। भैया 1:07 पे 23 मई को विछंदीपाल 8,900 मीटर की ऊंचाई पर सागरमाथा मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गई थी। देयर वाज अनदर टीम मेंबर विद हर, एक और मेंबर उसके साथ में था। देयर वाज नो स्पेस फॉर 2 पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। वहां पे वो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी थी उस पर दो लोगों के लिए खड़े होने की जगह नहीं थी, तो अकेले ही विछंदीपाल वहां पे खड़ी हुई थी। सी बोर्ड हर हेड, उन्होंने अपना सर ऊंचा किया, पिच्ड द नेशनल फ्लावर को लहराया एंड टुक फोटोग्राफ और फोटो ली। सी स्पेंड 43 मिनट ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उन्होंने 43 मिनट, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट सागरमाथा नेपाल में कहलाता है, उस पर 43 मिनट गुजारे। विछंदीपाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, जो और भारत की पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और विश्व की 5वीं महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। ठीक है, तो मतलब इंडिया में पहले नंबर पे और विश्व में 5वें नंबर पे। आइए जानते हैं एक आश्रय इतना ऊंचा, अर्थ शेल्टर गो हाई, मतलब कि अब हम लोग जहां जहां रहते हैं अलग अलग देशों में, उसके बारे में जानते हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। अगर आप कभी मुंबई जाना तो भैया वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। अपने पैसा अपनी जेब को संभाल के लेके जाना, नहीं तो मोबाइल भी चोरी हो सकता है और पैसे भी जा सकते हैं, क्योंकि भैया वो भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से अगर दिल्ली जाना है तो रास्ते में आपको कौन कौन से राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा ये जानते हैं। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आपको बीच में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को पार करके आप मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे। ठीक, मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर दूरी है। मुंबई से दिल्ली की जो दूरी एग्जैक्ट दूरी है वो 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू और कश्मीर की सड़कें मुश्किल है। भैया जहां पहाड़ है, उत्तराखंड मानो चले गए, ठीक है, और या आपका ले लद्दाख साइड चले गए, तो उधर क्या होती है, वहां की जो पहाड़ है वहां पे जो सड़कें होती है उबड़ खाबड़ होती हैं। अगर ध्यान नहीं तो नीचे खाई में गिर जाओगे आप। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। अगर आपको लेह लद्दाख कभी घूमने जाना है तो आप जम्मू कश्मीर होके ही लेह लद्दाख पहुंचोगे। ये देखो लेह लद्दाख का सीन कुछ ऐसा, बड़ा ठंडा ठंडा है। लोग पहाड़ी क्षेत्र पर नायलॉन टेंट का उपयोग करते हैं। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो लोग नायलॉन टेंट का उपयोग करते हैं। नायलॉन टेंट का उपयोग करने का रीजन ये है कि पहाड़ों पे क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ खसक जाते हैं, जिनके घर बने हुए खसक रहेंगे तो लोगों के घर टूट जाएंगे, इसलिए वहाँ पे टेंट का यूज़ करते हैं। वो टेंट काहे के बने होते हैं? नायलॉन कपड़े के बने होते हैं, ताकि कोई क्षति ना पहुंचे, और जब भी लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है तो अपना टेंट उखाड़ के दूसरी जगह लेके चल जाए। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख जो है उसको शीत मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि वो शुष्क में है, बहुत ठंडा है और बहुत सूखा है। उसमें नमी नहीं है वहां पे, लेकिन ठंडी बहुत है लद्दाख में। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर मिलते हैं। लद्दाख में जो लोगों के जो घर होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। ढलान वाली छतें होती है, जो छतें होती है ढलान वाली, जैसे पानी अगर गिरा तो नीचे आ जाएगा, बर्फ से ढके हुए दिखाई देते, और जो घर होते हैं वहाँ बर्फ से वो ढके हुए दिखाई पड़ते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में, जो मनाली कहाँ पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में लगता है। लद्दाख उच्च शुष्क और समतल है, जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। लद्दाख क्या है बताया ना, सूख और समतल है, और वो उसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में जो वर्षा है बहुत कम वर्षा होती है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ और ठंडे समतल जमीन सूखने के कारण लद्दाख में पौधे और पेड़ नहीं उगते। लद्दाख इतना ठंडा है और शुष्क में, मतलब बहुत ठंडा है और समतल भी है, इसी के कारण वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। लद्दाख में जूले का अर्थ है स्वागत। अगर आप कभी लद्दाख जाइए, अगर कोई आपसे बोले जूले, तो समझ जाना वो आपका स्वागत कर रहा है। यहाँ 2 मंजिल वाली इमारतें होती है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको 2 मंजिल की इमारतें मिलेंगी। घर पत्थरों से बने होते हैं, जो वहाँ के जो घर हैं वो पत्थरों से बने होते हैं और 2 मंजिल के होते हैं, इसीलिए लिखा एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों को मिट्टी और चूने की मोटी परत के साथ लेपा जाता है। जो दीवारें होती हैं उनको चूने और मिट्टी से लेपा जाता है बाहरी आउटर लेयर, ताकि जो ठंडी हवा है वो अंदर न प्रवेश कर सके घर के अंदर। लद्दाख में घर अंदर से एक शेड की तरह लगते हैं, एक शेड की तरह, मतलब जो झाड़ फूड़ की तरह लगते हैं। शेड मतलब झाड़ फूड़ की तरह, जिससे बहुत अधिक घास जमा होती है। भैया वहाँ क्या करते हैं लोग, जो घर के आसपास क्या है और छत के ऊपर वो रख देते हैं, क्या बोलते हैं, ये झाड़ क्या घास वगैरह रख देते हैं, तो वो शेड की तरह लगते हैं। घास रखने का एक रीज़न क्या है कि ठंडी थोड़ा कम अंदर जाती है, और वो जैसे आप लोग जानते नहीं, पैरा नहीं आता था, पैरा को रख दो तो गर्मी, हम लोग पैरा पे सोते थे तो ठंडी ब्लॉक हो जाती थी, ज़मीन से ऊपर नहीं है, मतलब हम सोते थे पैरा के ऊपर तो ठंडी ब्लॉक हो गई, गर्म लगता था। ऐसे समझ लो छत के ऊपर हम पैरा रख देंगे तो ठंडी कम आएगी नीचे, ठीक है, और गर्म महसूस होगा। और लद्दाख को ऑफकोर्स आप भी जानते हो कि वो ठंडी एरिया, तो हमको गर्मी चाहिए होती है। हमने लकड़ी के कदम उठाया और पहली मंजिल पर पहुँच गए। वहाँ पर लोग पहाड़ों पर जब भी चलते हैं तो लकड़ी से ही चलते हैं, ठीक है।
भूतल जानवरों के लिए होता है, आवश्यक चीज़ों का भंडार के होता है। अब जो 2 मंजिल का होता है, जो पहली मंजिल जो इंसान रहते हैं, लेकिन जब बहुत ठंडी होती है तब लोग दूसरी मंजिल वाले पहली मंजिल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो भूतल में क्या है, जैसे कि हम तो 2 मंजिल पे हैं, नीचे जानवर रहते हैं उनके, और खाने का पीने का सामान वहाँ रखा जाता है। लेकिन जब बहुत ठंडी होती है तो वो लोग ऊपरी वाली मंजिल से नीचे वाली मंजिल पे आ जाते हैं, दूसरी सबसे नीचे वाली मंजिल पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ठंडी कम लगती है। और कभी कभी जब यहाँ बहुत ठंड होती है तो लोग नीचे आ जाते हैं, मैंने बताया ना। यहाँ भूतल में कोई खिड़की नहीं होती, वहाँ जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें कोई खिड़की नहीं होती, सिर्फ दरवाजा होता है। छतों को मजबूत बनाने के लिए मोटे पेड़ों की टहनियों का उपयोग किया जाता है। जो छत होती है उनको मजबूत बनाना होता है, तो जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियाँ जो मोटी मोटी होती है उनका प्रयोग करके छत बनाई जाती है, ताकि बहुत मजबूत रहे। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले पॉपकॉर्न कहाँ उगते हैं, तो वो लद्दाख में पाया जाता है। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू, सुनहरे पॉपकॉर्न, सुनहरे पीले कॉर्न लद्दाख में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। और इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली आपको मिलेंगे। गर्मी के मौसम में हम कई फल और सब्जी को सुखाते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब गर्मी का मौसम आता है कुछ फल और सब्जियां उनको हम सुखा देते हैं, ठीक है। और जब हमें ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलते हैं तो हम उन सर्दियों में उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनको हम सुखा के रख लेते हैं, और जब उनका यूज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं। जैसे इस सीज़न में कोई सब्जी हो रही है, जैसे एग्जाम्पल है अभी ठंडी चल रही है, मटर हो रही है। अब मटर को हमने क्या किया, पूरी छील के और एक बैग में भर के फ्रीजर में डाल दिया, लेकिन जब गर्मी आएगी तो उस मटर का उपयोग हम करेंगे। तो यही चीज़ कहने मतलब यहाँ पे है। मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। वहाँ की मोटी दीवारें, लकड़ी की जो ज़मीन होती है, फर्श और लकड़ी की छत, वहाँ पे लकड़ी की फर्श भी होती है, लकड़ी की छत भी होती है, उनको ठंड से बचाती है। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। भैया लद्दाख में क्या सकरी पतली पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, और कई स्थान पर तो कई जगह पाओगे वहाँ सड़क भी नहीं पाओगे तुम, ठीक है। चंगथांग लद्दाख से संबंधित एक प्रजाति का नाम है, वो जानते हैं। चंगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, पर वहाँ एक चट्टानी मैदान है। अभी ये चंगथांग जो है लद्दाख में एक जगह, एक मतलब जनजाति है, और वो 500 मीटर मतलब लद्दाख से भी 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहती है, मतलब चट्टान। और वो वहाँ पे क्या समतल मैदान है, मतलब बराबर मैदान है। बहुत अधिक जगह पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती है। अब भैया जब इतनी ऊंचाई पे जाओगे तो कुछ लोगों को क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो भी कहते हैं भैया अगर पहाड़ों पे जा रहे हो तो ऑक्सीजन बैग साथ में लेके चले जाना। और कुछ लोगों को सिरदर्द होता है, और जो कमजोर होता है उनको कमजोरी महसूस होने लगती है। लद्दाख में कोई भी पेट्रोल पंप और कोई मैकेनिक नहीं है। भैया अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हो या बुलेट से जा रहे हो तो भैया पेट्रोल जो लेके जाना, और वहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा आपको, खुद मैकेनिक आपको बनना पड़ेगा, मतलब अपनी बाइक संभालने के लिए। चगम्पा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चगम्पा एक मतलब पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है, उसको चगम्पा कहते हैं। चगम्पा जनजाति में लगभग 5000 लोग हैं। जो उन जनजाति का जो समूह है, एक जो पूरा सदस्य एक समाज है उनका, उसमें सिर्फ 5000 लोग हैं। ये देखिए ऐसे लोग होते हैं। चगम्पा हमेशा अपनी बकरियां और भेड़ों के साथ रहते हैं। चगम्पा का भैया काम क्या है, वो अपनी भेड़ और बकरियों के साथ हमेशा रहते हैं। उन्हें वहाँ सब मिलता है, जैसे उन्हें दूध, मांस, तांबू की त्वचा और कोट और स्वेटर सब कुछ उनको वहाँ मिल जाता है। दूध, मांस और स्वेटर वेटर सब उनको वहाँ पे उपलब्ध होता है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो उसे अमीर और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर चगम्पा में किसी में मतलब जो किसी भी व्यक्ति के पास बहुत अधिक मतलब गोट मतलब बकरी और भेड़ है तो उनको बहुत अमीर माना जाता है वहाँ पे। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन मिलती है। जो वो बकरियां पालते हैं उन्हीं बकरियों से उनको वो जो मिलती है, क्या बोलते हैं, जो उनका फर होता है, उस फर से पश्मीना शॉल बनाई जाती है बकरियों की। चगम्पा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थान पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल और फर अधिक नरम हो सके। तो जो चगम्पा लोग होते हैं वो बहुत ठंडी इलाके में, ठंडी एरिया में ले जाके अपनी बकरियों को चराते हैं। उसका रीज़न क्या है, अगर बकरियां क्या है, जितने भी ठंडी एरिया में जितने अधिक ठंडे एरिया में रहेंगे उतने ही गर्म बाल उनके होंगे, ठीक है। तभी पश्मीना शॉल बहुत ही गर्म होती है। वह बहुत कठिन परिस्थिति में इन पहाड़ों पर ऊंचे बने रहते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ ये बकरियां चर सकती हैं और रह सकती हैं, ठीक है भैया। तो देखो चगम्पा है, उनको दिक्कत तो होती है ठंडी एरिया में
रहने के लिए। लेकिन इनके पास एक प्रॉब्लम क्या है भैया, उनको बकरियां, उनका व्यवसाय ही बकरियां हैं, तो ये लोग पहाड़ों पे बहुत ही ठंडी एरिया में बकरियों को ले जाके चराते हैं। इसके रीज़न क्या है कि जितनी ठंडी एरिया में बकरियां रहेंगी उससे उतना ही फ़ायदा होगा कि जो उनकी फर या जो उनकी ऊन होगी वो उतनी ही गर्म होगी। ठीक है, यह उनका जीवन और उनका आजीविका है भाई। अगर यह वही तो उनका जीवन आजीविका है, मतलब इसी से उनको पैसा मिलता है, रहना मिलता है, तभी लोग इतनी ऊंचाई और ठंडी में रहते हैं। चगंपा अपने घोड़े और याक पर अपना सब कुछ ले जाते हैं। उन्हें सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चगंपा जो है, जो ये लोग सामान लेके चलते हैं, इनका घर तो होता नहीं है, ये टेंट बना के रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, तो क्या उनके पास एक याक टाइप का याक होता है, एक जानवर होता है जिसके 2 सींग निकले होते हैं, सफ़ेद और काले टाइप का होता है। तो उसके थ्रू उस पर अपना सारा सामान समेट के, और पूरा सामान समेटने में घर का 2.5 घंटे लगते हैं। केवल 2.5 घंटे में पूरा सामान समेट के आज यहाँ है तो कल वहाँ पहुँच गए। चगंपा अपने टेंट को रेबो को बुलाते हैं। चगंपा अपने टेंट को रेबो के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जो चगंपा है उनके जो टेंट होता है उसका नाम होता है रेबो। याक के बालों को स्ट्रिप बनाने के लिए बुना जाता है, जो एक साथ मिले होते हैं। याक जो होता है उनके जो बाल होते हैं उससे स्ट्रिप बनती है, वो एक साथ मिला दिए जाते हैं। ये बहुत मजबूत और गर्म होते हैं और बर्फीली तेज हवाओं से बचाते हैं। जब वो जो उनके याक के बाल होते हैं उससे स्ट्रिप बना के और एक चादर टाइप में बना लेते होंगे, मतलब या फिर चटाई टाइप में बना लेते हैं, जिससे कि जो ठंडी हवा चलती है उससे वो लोग बचते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग। सर्दियों में तापमान 0 से कई नीचे डिग्री चला जाता है। हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है। वहाँ का जो तापमान है वो कभी कभी तो 0 और -40 डिग्री तक चला जाता है, और वहाँ पे 70 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवा चलती है। चगंपा भाषा में चंगथांग का अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चगंपा भाषा में जो चगंपा भाषा है उसमें चंगथांग एक शब्द है, उसका मतलब होता है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हो। श्रीनगर में आपको पहाड़ों पे कुछ घर दिखाई देंगे और जबकि कुछ पानी में। अब श्रीनगर की बात आ गई। श्रीनगर में क्या है, श्रीनगर में कुछ घर जो हैं आपको पहाड़ों पे दिखाई पड़ेंगे और कुछ पानी में। पानी में रीजन क्या है, जैसे हाउस बोट वगैरह होती हैं, पानी में जो नाव वगैरह होती है वो ऐसी घर जैसी बनी होती हैं कि श्रीनगर में, जिसको बोट हाउस कहते हैं। कश्मीर में हर गली में बेकरी होती है। कश्मीर में क्या है, हर गली में बेकरी होती है, क्योंकि कश्मीरी लोग क्या होते हैं, रोटी घर में नहीं बनाते, वो लोग बेकरी से लेकर रोटी खाते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय कुछ ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और कुछ पत्थर की खूबसूरती डिजाइन के साथ होते हैं, और कुछ मोबाइल आश्रय मतलब होता है जो आज यहाँ पे हो कल वहाँ चले जाएंगे। जैसे कि एक तो टेंट हो गया, आपका टेंट आज समेटा कल दूसरे चले गए, और जैसे नाव हो गए, बोट हाउस हो गए, आज यहाँ है कल वहाँ हो गए। तो मोबाइल आश्रय मतलब होता है जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, रेबो के पास भेड़ और बकरियों की रखने की जगह होती है। चंग पास इसे लेक कहते हैं। एक लेक की दीवार पत्थर से बनाई जाती है, जो लेक होती है उसकी दीवार पत्थरों से बनाई जाती है। प्रत्येक परिवार अपने जानवर पर एक विशेष चिन्ह बनाता है। अब भैया वहाँ पे 5,000 लोग रहते हैं, तो भैया सबके पास भेड़ बकरी है। अब भैया जब आप उस भेड़ बकरी पर निशान नहीं बनाओगे तो सब एक दूसरे मिल जाएंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जिनकी भेड़ बकरी होती है उन पर अपना निशान बनाते हैं पहचानने के लिए, ताकि ये मेरी बकरी मेरा भैंस है। महिलाएं और युवा लकड़ियाँ गिनती हैं। जो महिलाएं युवा लड़कियाँ होती है वो लकड़ियाँ गिनती हैं और जानवरों को ले से बाहर लेके जाती है, मतलब चराने में ले जाती होंगी जो भी है। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में पड़ता है। अगर आपको कारगिल कभी जाना है तो लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते होकर जाना होगा। अभी जो ऑरेंज में लिखा है, ऑरेंज या येलोइश में लिखा है, उसको पढ़ते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ चगंपा, चंगथांग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव्स। यह चगंपा में चंगथांग का मतलब होता है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। एज यू गो अप इन द माउंटेन, जैसे आप पहाड़ों ऊपर जाते हैं, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर बिकम लेस। जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होने लगता है। एट टाइम पीपल हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन के लिए लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे कैरी करना पड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके। पश्मीना शॉल के हम जानते हैं। पश्मीना शॉल इज अ वार्म एंड सिक स्वेटर। पश्मीना शॉल जो होती है वो इतनी गर्म होती है कि जितने हम 6 स्वेटर पहन लें और पश्मीना शॉल एक ओढ़ लें उसी के बराबर है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। ये बहुत ही पतली होती है, बहुत ही गर्म होती है। द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड एट वेरी हाई एटीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। जिन बकरियों से हमको ये पश्मीना शॉल की वूल मिलती है वो बहुत ही ऊंचाई पे, मतलब ठंडी जगह पे, बहुत ही ठंडी जगह की 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप
-4 डिग्री, जहाँ पे ये बकरियाँ चढ़ती हैं वहाँ का टेम्परेचर कभी 0 और कभी -40 डिग्री तक चला जाता है। अ गोट ऑफ वार्म हेयर ग्रो ऑन द गोट बॉडी, जो जो ये जो बाल उगते हैं जो बकरियों पे, वो बहुत गर्म होते हैं, इसीलिए बकरियां जिंदा रह पाती हैं। फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडी हवा से उनको बचाती हैं। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फॉर इन द समर, अब जब समर आता है तो उनके जो बाल होते हैं वो झड़ते हैं। द हेयर इज सो फाइन देन 6 ऑफ दिस विल बी एज थिक एज ऑन हेयर ऑफ हॉर्स, इनके जो बकरी के जो बाल होते हैं वो इतना पतला होता है, हमारा एक बाल उनके 6 बाल, अगर उनके बकरी के 6 बाल लेके गूंथोगे और हमारा एक बाल, तब जाके वो बराबर आएगा हमारा उनका बाल। ठीक है, तो सोच लो हमारा एक बाल जब इतना पतला है तो उनके 6 बाल में हमारा एक बाल बनता है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, 250 घंटे लगते हैं पश्मीना शॉल को बनाने के लिए। और मेरे ख्याल से पश्मीना शॉल को हाथों से बनाया जाता है, क्योंकि भैया उनका बाल इतना पतला होता है, अगर मशीन से बनाओगे तो टूट जाएगा। श्रीनगर के मकान, हाउस ऑफ श्रीनगर जानते हैं। हाँ, श्रीनगर में क्या चलता है, हाउस बोट चलता है। हाउस बोट की जो लंबाई कम से होती है वो 80 फीट होती है, और आगे की जो लगभग 80 आगे की जो लंबाई होती है करीबन 8 से 9 फीट होती है। ये देख लो, ये होगा तुम्हारी 80 फीट, और ये तुम्हारी सॉरी ये 8 फीट हो गई। ठीक, डोंगा, इन नाव को डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। एक डोंगा होती है, डोंगा टाइप की नाव होगी जो डल झील और झेलम नदी में देखी जा सकती है। डोंगा के अंदर से अलग कमरे वाले घर की तरह होता है। डोंगा जो होता है, डोंगा के अंदर अलग अलग घर बने होते हैं, और जो डल और झेलम नदी में देखी जाती है। हाउस बोट और कुछ बड़े घरों की छत पर लकड़ी पर सुंदर नौकासी देखी जाती है। हाउस बोट जो होते हैं, जो नाव चलते हैं जो पानी में, उनमें बहुत सुंदर नौकासी लकड़ी पे बनी होती है। इन डिजाइन को खाता बंद कहा जाता है, खत्म बंद कहा जाता है। जो डिजाइन का नाम होता है खत्म बंद, जिसमें एक पैटर्न होते हैं और जो एक ही पहली की तरह होते हैं। उस पर पैटर्न मतलब समझ, अगर सांप बने तो सिर्फ सांप बने हैं, और फूल बना तो फूल ही बने हैं। एक ही पैटर्न टाइम, एक ही डिजाइन की पूरी नौकासी होती है, उसको खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घरों को पत्थर के कांटों से बनाया जाता है। कश्मीर के जो गांव है, वहाँ जो कश्मीर में जो गांव होते हैं वहाँ के घर कैसे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। घरों को पत्थर के कांटों से बनाया जाता है, ठीक है, और एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और कीचड़ से सने होते हैं। ठीक, कीचड़ से सन जाते हैं। लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है घरों में ढलानदार छत के लिए। लकड़ी जो छतें होती है वो ढलानदार बन जाती है। भाई जितनी बर्फीली एरिया होती है वहाँ पे छतें जो होती है सब में स्लोप होता है ताकि पानी नीचे आ जाए। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है। कुछ जो पुराने घर होते हैं उनमें एक प्रकार की खिड़की पाई जाती है, उस खिड़की को बोलते हैं डप, DAB डप कहा जाता है। इनमें सुंदर लकड़ी का पैटर्न होता है, उसमें सुंदर सी लकड़ी का पैटर्न मतलब डिजाइन बनी होती है। यहाँ के पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब होता है। ठीक, मतलब डिजाइन होती होगी। ये देख लो, ये तुम्हारा डोंगा है, इसको बोलते हैं डोंगा। ये डोंगा हो गया। ये सब तुम्हारे हाउस बोट हो गए। दोस्त जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये आपकी सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट EVS की समरी है, जो कि हिंदी में है कंप्लीट। जब पृथ्वी हिल गई, मतलब व्हेन अर्थ शुक मतलब जब अर्थक्वेक आया या भूकंप आया, ठीक है, उसके बारे में कहानी। 26 जनवरी 2011 को अर्थक्वेक कहाँ आया था? कच्छ एरिया गुजरात में आया था। तो याद करना, 26 जनवरी 2001 में भूकंप कच्छ एरिया गुजरात में आया था। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए ये जानते हैं। अगर संभव हो तो घर से बाहर निकल जाएं और मैदान में चले जाएं। अगर संभव ना हो तो आप घर में कोई भी मेज, मतलब मजबूत मेज हो तो उसके नीचे छिप जाए, ताकि कोई चीज़ आपके ऊपर गिरे ना, और जब तक हिलता रहे तब तक आप उस मेज से बाहर ना निकले। ये अहमदाबाद गुजरात, 26 जनवरी 2001 की कहानी, सुबह के समय की कहानी। दिस मॉर्निंग एट लीस्ट 150 बिल्डिंग हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। 100 से 150 बिल्डिंग अहमदाबाद में गिर गई थी, ठीक है। इन दिस देयर वर 1000
स्टोरी बिल्डिंग, उसमें से दो मंजिला बिल्डिंग भी थी। बट दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग, 250 जो बॉडी थी जो इंजर्ड हुई होंगी या मरी होंगी उनको निकाला गया था। द सिचुएशन बुर्ज इज वर्स, और जो बुर्ज की कंडीशन थी वो तो और ख़राब थी। विद इन आवर ऑफ अर्थक्वेक, 1 घंटे के अंदर, भूकंप के 1 घंटे के अंदर, फायर इंजीनियर हैज सर्च एंड स्टार्टेड वॉक लॉन्ग विद द लोकल पीपल। अब भैया जो अर्थक्वेक वाले जो लोग आते हैं नहीं रेस्क्यू करने के लिए और बचाने के लिए, वो लोग आए और मतलब लोकल पीपल थे उनके साथ काम करना चालू कर दिए। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड मतलब ये होता है नहीं, ठंडी में जब ठंडी आती तो मुँह से हवा निकाल मतलब भाप निकालते हैं, तो इसका मतलब ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, गर्म हवा ठंडी हवा। यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी। भैया पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्या टेम्परेचर है बाहर का। अब इस समय निकलेंगे तो हमको भाप आज के टाइम में दिखाई पड़ती है, लेकिन जब गर्मी आएगी तो भाप दिखाई नहीं देगी। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो डॉक्टर लोग गले में डाल के रखते हैं और जो जांच करने के लिए अपने काम लगाते हैं, फिर हमसे कहते हैं सांसें लोग देते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। दिल की धड़कन के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे होती है। आपने कभी अपने घर में फ्रिज खोला होगा, फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर वाला पोर्शन खोलोगे, जो उसके अंदर जो गैस निकलती है वो ऊपर ना जाके नीचे आती है सांस, और जब चाय पीते हो जो उसमें से गैस निकलती है वो ऊपर जाती है, वो नीचे नहीं आती। तो ठंडी हवा नीचे आएगी और गर्म हवा ऊपर जाएगी। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है, ये बात मैंने अभी डिस्कस कर दी है। यह काम कौन करेगा इसके बारे में जानते हैं। बच्चों को स्कूल के साफ सफाई विभाग के साथ बातचीत करने के दौरान सम्मिलित होने की जागरूकता करें। जब स्कूल वाले जब स्कूल में साफ सफाई हो रही हो तो जो साफ सफाई लोग करने आते हैं तो बच्चों को मतलब खड़े होकर दिखाना चाहिए कि कैसे साफ सफाई की जाती है और क्या क्या करना चाहिए। तो मतलब उनको दिखाना चाहिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए बात कही गई यहाँ पे, ताकि बच्चे कुछ तरीके, मशीन या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सके। अब वो मशीन भी तो होंगी जो साफ़ सफाई करने आएंगे, तो मशीनों से कर रहे होंगे या कैसे कर रहे हो, तो बच्चे जान पाएंगे ये साफ़ सफाई कैसे की जाती है, तो बच्चों को भी समझ में आएगी ना बातें। गांधी जी के मित्र महादेवी भाई के पुत्र नारायण, महादेवी कोई उनके दोस्त थे, उसका पुत्र नारायण था जो गांधी जी के साथ थे और वह बहुत छोटे थे। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का कोई पुत्र हुआ नारायण गांधी, जो कि गांधी जी के साथ रहता था और वो छोटा था। संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए शिक्षक कक्षा में अस्पष्टता के संबंध मुद्दों पर समाचार वस्तु के उपयोग कर सकता है। अब जैसे कुछ बातें होती हैं जिनको टीचर क्या करता है, समाचार के पेपर से उठा के बच्चों को समझाता है, मतलब कि उनकी डेली लाइफ से उनको रिलेट करता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से है। भीमराव अंबेडकर जो है जिन्होंने संविधान का नेतृत्व किया था वो गोरेगांव से है। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टैनली की इंडियन अनटच्ड एक मूवी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो कि गांधी जी पर बनाई गई थी। ठीक है, अनटच्ड मतलब अनटचबिलिटी। स्टैनली नहीं, सॉरी, गांधी जी की नहीं, इन्होंने स्टैनली के ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत, मतलब कि जैसे कि पहले हम उनके घर में सफाई करने वाले जमादार लोग आते थे तो उनको छुआछूत मानते थे, वो लोग पोटी या लेटिन साफ करके पॉट साफ करके चले जाते थे। तो इसको कम करने के लिए गांधी जी ने एक कदम उठाया था। आइए उसके बारे में कहानी जानते हैं। अब भैया जो नारायण थे वो 11 साल के थे और ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम। वो गांधी जी के आश्रम में रहते थे। गांधी जी के आश्रम का नाम था साबरमती। ठीक है, और जो गांधी जी का जो आश्रम था उसमें काम क्या था कि सबको अपना अपना काम स्वयं करना है। वन ऑफ हिज जॉब वाज टू टीच गेस्ट हाउ टू क्लीन टॉयलेट। और उसमें से एक उसका काम था कि लोगों को बताना कि कैसे साफ सफाई रखनी है और टॉयलेट कैसे क्लीन रखना है, क्लीन साफ रखना है। इन दोज डेज द टॉयलेट वर नॉट व्हाट वी नो टुडे। अब भैया उस समय तो भैया टॉयलेट नहीं हुआ करती थी जैसे आजकल है। ठीक है, तो दे आर यूज्ड
देयर यूज टू बी होल अंडर द बास्केट व कैप, एक छेद होता था उसमें बास्केट रख दी जाती थी। पीपल सेट ऑन द होल, पीपल उस होल पे बैठ जाते थे। लेटर द बास्केट हैड टू लिफ्ट बाय द हैंड एंड टू बी एम्प्टीड, बाद में क्या होता था उस जो बास्केट को निकाल के और कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जाता था जहाँ पे लोग ना पहुंच सके, और वो बाद में फर्टिलाइजर बन जाती थी आपकी पोटी। पर्टिकुलरली कम्युनिटी वुल टू डू दिस, अब ये काम सब लोग नहीं करते थे, एक कम्युनिटी थी वो करती थी, ठीक है। बट इन गांधी जी आश्रम, बट लेकिन ये तो मतलब पहले चलता होगा, लेकिन गांधी जी के आश्रम में ये नहीं था। गांधी जी के आश्रम में कुछ और बात चलती थी। गांधी जी के आश्रम में ये था कि जो पोटी करेगा वो अपनी बास्केट उठा के खुद ले जाके दूर फेंक के आएगा। नियर वरदान इन महाराष्ट्र, गांधी जी, महादेवी एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन, अब भैया ये काम किसने चालू किया? गांधी जी और महादेवी भाई ने मिलकर ये काम चालू किया, टॉयलेट को साफ करना। भैया सबको जागरूकता फैलाई कि भैया गंदगी नहीं फैलानी, अपनी टॉयलेट की है, अपनी पुट्टी की है, तो ये नहीं कि दूसरा बंदा आके उठाए। अनटचेबल जमादार का काम नहीं है, तुम्हारा खुद काम है क्योंकि तुमने पुट्टी की है। नारायण न्यू दैट पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर थॉट टू बी अनटचेबल, अब नारायण पहले जानता है भाई जो ये लोग जो ये काम करते हैं पुट्टी उठी उठाने का, उनको अनटचेबल मतलब छुआछूत उनको माना जाता है। ये कहानी ली गई गुजरात बाय नारायण भाई दासी से, ये कहानी उठाई गई है, ठीक है। दीवारों के उस पार चलते हैं भैया, दीवारों के उस पार अक्रॉस द बॉल। अब कुछ बात और जान लेते हैं। नाग पांडा और अफसाना, नाग पांडा अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम है, ये मुंबई में है, ठीक है। विक्टोरिया जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे? मुंबई में है। मुद्दों पर चर्चा की समझ बनाने के लिए इन पर चर्चा करें, जैसे लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल, खेलते समय सभी के लिए समान अवसर। अब क्या होता है कि जैसे कि आजकल तो पक्षपात भी चलता है, लड़कियां ये नहीं गेम खेल सकती, लड़के वो नहीं गेम खेल सकते, तो ऐसी चर्चा करें जिसपे भेदभाव ना हो, लड़कियां लड़के समान खेल वो खेल सके, ठीक है। तो यही बात इन 3 लाइन में कही गई। आगे पढ़ते हैं। सोलापुर मुंबई में है, सोलापुर कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। बच्चों में एक समझ बच्चों में एक समझ विकसित करने की कोशिश करें कि खिलाड़ियों को उनके जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय खेल की क्षमता से पहचाने। अब कोई अगर खिलाड़ी है, ठीक है, अब ये मत सोचो कि अगर कोई कोई ऊंची कास्ट का है या कोई लोअर कास्ट का है तो उसके अकॉर्डिंग उस पर भेदभाव ना करें। कभी भी भेदभाव करना बहुत ही गलत है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग या ई पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग भेदभाव तो कभी नहीं करना है। हमको देखना है कि जो खिलाड़ी खेल रहा है उसका टैलेंट कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, वो हमको पहचाननी होती है, ठीक है। बच्चू बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्ताफा खान के नाम पर है, ठीक है। बच्चू खान खेल का मैदान होगा मुंबई में एक कोच मुस्ताफा खान के नाम पर है, ठीक है। तो बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में है जो कि मुस्ताफा खान के नाम पर पड़ा होगा, ठीक है। एक बीज की कहानी, एक बीज एक किसान की कहानी, मतलब सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। एक बीज एक किसान की कहानी के बारे में जानते हैं। वंगम गुजरात में है, वंगम कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। पुराने समय में मिट्टी से लिपटे सूखी लौकी में अच्छे बीज जमा होते थे। बहुत पहले क्या लोग क्या करते थे, मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी, जो लौकी सूख जाती थी उसमें अच्छे बीज जमा होते थे, कहने मतलब है। नीम के पत्ते बीजों को कीड़े से बचाते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं वो जो बीज में जो कीड़े लगते हैं उससे बचाते हैं। तो हो सकता है वो जो बीज होते होंगे वो नीम के पत्तों में रखे जाते होंगे, ऐसा कुछ होगा शायद मेरे ख्याल से उस वक्त। अंडरिया एक प्रकार का व्यंजन है। अंडरिया एक उदनिया होगा सर मेरे ख्याल से। उदनिया एक प्रकार का व्यंजन या सब्जी है जिसे गर्म कोयले के बीच उल्टा रखकर तैयार किया जाता है। अर्थात का अर्थ है गुजरात में उल्टा, तो मतलब इसका मतलब ये गुजरात की डिश है, इसको बोलते हैं उडनिया। उडनिया उडनिया कोई सब्जी अब्जी रही होगी, ठीक है। उसको कोयला जो होता है कोयले में उल्टा करके पकाया जाता है, कोयले को बीचों बीच में उल्टा रख के पकाया जाता है, मतलब गुजरात में इसको बोलते हैं उल्टा।
अजिया को बाजरे की रोटी और घर पे बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे अजिया नहीं होगा, वही है उदनिया, उदनिया ही है दोस्तों, इसको याद आप लोग सही कर लेना। इसको बोलते हैं उदनिया, ये उदनिया है। उदनिया को बाजरे की रोटी और घर पे बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। दोस्तों मैं हिंदी में थोड़ा सा लिखने में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, सॉरी। इसको उदनिया ही है, ठीक है, उदनिया। उदनिया को किसके साथ खाया जाता है? मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। और ये पकाया कैसे जाता है? कोयले में उल्टा रख के पकाया जाता है, ठीक है। एक प्रकार की सब्जी थी, ठीक है। एक ही फसल को बार बार उगाने से और इतने सारे रसायन के उपयोग से भूमि बंजर हो जाती है। जैसे मान लो कि आप कोई फसल उगा रहे हो और उस पर फर्टिलाइजर या कीटनाशक या फिर आजकल यूरिया चलती है, उसको बार बार डालने से वहाँ की जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, वो उपजाऊ नहीं रहती। मिट्टी सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। एक क्रोटन नाम का एक पौधा होता है, वो संकेत देता है अगर वहाँ की मिट्टी सूख रही है। इसके पीछे रीजन है, जानते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन की में गहराई तक नहीं जाती। भैया जो क्रोटन होता है, जो उसकी जो जड़ें होती है वो जमीन की सतह तक नहीं जाती हैं। इसलिए जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूख जाती है, यानी कहने मतलब जो उसकी जड़ें वो मिट्टी के ऊपर मतलब बहुत ही हल्के नीचे लेवल पे रहती होगी, ठीक है। और जब वहाँ की मिट्टी सूखने लग जाती है तो क्रोटन झुक जाता है, मतलब क्रोटन के पत्ते झुक जाते हैं और लंगड़ा हो जाता, नहीं सॉरी लंगड़ा नहीं, यहाँ पे गलत दिया। तो क्रोटन के पत्ते झुक जाते हैं, मतलब लचीले हो जाते हैं और सुकड़ जाते हैं, ठीक। तो कहने मतलब है क्रोटन का पौधा क्या है? मिट्टी सूख जाने पर क्रोटन नाम का एक पौधा होता है। इसकी तुम कैसे पहचानोगे कि क्रोटन का पौधा है? तो उसको पहचानने की एक तरीका है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है वो बहुत गहराई तक नहीं जाती है। और जब जहाँ पे पौधा लगा है क्रोटन, उसके बगल की जब मिट्टी सूख जाती है तो उसका जो पौधे हैं उसकी पेड़ जो पत्तियां हैं, टहनियाँ लटक जाती हैं और सुकड़ जाती हैं। केचुआ सुरंग बनाने के लिए नीचे और खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। केचुआ सुरंग बनाने के लिए नीचे और खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। भैया केचुआ देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसके, किसान के मित्र भी होते हैं, क्योंकि वो लोग मिट्टी को खोदते रहते हैं और उसमें अपनी सुरंग बना के रहते भी हैं। हूस फॉरेस्ट, किसके जंगल, आई जानते हैं उसके बारे में। कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों का समुदाय। एक कुडुक समुदाय है किसका? आदिवासियों का। कहाँ पे? झारखंड में। जंगल गायब हो रहे हैं, मतलब जंगल देखा जाए धीमे धीमे कट रहे हैं। उनकी जगह पर क्या हो रहा है? उनकी जगह पर खदानें खोदी जा रही हैं और बांध बनाए जा रहे हैं, बांध। वहाँ पे क्या है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री और लग रही है और बांध बन रहे हैं, ठीक है। तोरांग का अर्थ है कुडुक भाषा में जंगल। तोरांग का अर्थ है, तोरांग का कुछ मतलब है कुडुक। तोरांग का कुछ मतलब है कुडुक भाषा में बोलते हैं जंगल। तो तोरांग का मतलब होता है, तोरांग का मतलब है जंगल। 2007 में वन अधिनियम का अधिकार बनाया गया था। 2007 में वन अधिनियम अधिकार बनाया था, उसके बारे में जानते हैं आगे। जिस भूमि पर हम एक टिन के बीज उगाते हैं उसी भूमि को टिन कहते हैं। जिस भूमि पर हम एक टिन के बीज उगाते हैं, टिन के बीज उगाए जाते हैं या जहाँ रहते हैं उस भूमि को टिन कहा जाता है। अब जानते हैं 2007 में कुछ अधिकार मिले थे। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर, जो लोग जंगल में 25 साल से रह रहे हैं, हैव राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, उनका अधिकार है उस जो जंगल की जमीन पे। एंड व्हाट इज ग्रोन, जो उस पे उगाते हैं। दे शुड नॉट रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो जंगल से नहीं हटाए जा सकते हैं। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा। अब जो जंगल को बचाने का काम कौन करता है? ग्राम सभा लोग करते हैं। झूम फार्मिंग के बारे में जानते हैं कुछ। अब झूम फार्मिंग का नाम सुना होगा। एक फसल काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता। भैया झूम फार्मिंग ऐसी होती है कि कोई फसल हो गई, उसको फिर 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है उस भूमि को, ताकि 1 साल तक वहां पे कुछ नहीं उगाया जाता उस भूमि पे। उस जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर नहीं निकाला जाता। मतलब कहने मतलब है 1 साल के अंदर जो घास या खरपतवार उगता है उसको काट के बाहर नहीं निकाला जाता, उन्हें काट कर जला दिया जाता है। उन्हें वहीं पे काट के वहीं जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है, जो राख है भूमि को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है।
जब खेती के लिए ज़मीन तैयार हो जाती है तो उसे हल्के से खोद दिया जाता है, जुताई नहीं की जाती। जब भैया वहाँ की जो खेती है, जब वहाँ की ज़मीन है जब उपजाऊ हो जाती है तो उन्हें हल्के से खोदा जाता है, मतलब खूब गहराई से नहीं खोदे जाते, क्योंकि जो ऊपर की जो सतह होती है उसके ऊपर जो अभी जलाया था हमने खरपतवार को, वो क्या करती है, फर्टिलाइजर का काम करती है। फर्टिलाइजर मतलब रस उसका काम करती है, जैसे कि हम लोग यूरिया डालते हैं वैसा काम करती है, और जुताई नहीं की जाती, ठीक है, जोता नहीं जाता उसको। खरपतवार और अन्य अवांछित पौधों को भी बाहर नहीं निकाला जाता। खरपतवार या कुछ और भी पौधे उग जाते हैं, उनको कभी निकाल के फेंका नहीं जाता, वह सिर्फ काटे जाते हैं ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं और इसे मिट्टी के उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। उन्हें काट दिया जाता, जला दिया जाता ताकि मिट्टी उपजाऊ बन जाए। यह मिजोरम में किया जाता है, झूमिंग फार्मिंग मिजोरम में की जाती है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? यहाँ की मुख्य फसल क्या है? चावल है। फसलों को पकने पर लोग जश्न मनाते हैं। कुछ लोग भैया जश्न मनाते हैं, वे बांस पकड़ के चोरा नृत्य करते हैं। भैया चोरा नृत्य किया जाता होगा भैया वहां पे, तो वो लोग करते हैं बांस पकड़ के। जैसा बाप बेटा वैसा, जैसा बाप वैसी बेटी, लाइक डॉटर लाइक सन, लाइक डॉटर लाइक सन। अब जानते हैं भैया लक्षण, जैसे भैया जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब कहने का मतलब है जैसे हम वैसे मैं जैसे मेरे पापा वैसे हम। कुछ विशेषताओं के बारे में बात होगी इसमें। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ लक्षण प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ें या कौशल जो हमें अपने वातावरण से मिलती हैं। कुछ लक्षण जो हमको जन्मजात मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। पोलियो एक वायरस के कारण होता है। यह विरासत से नहीं मिलता। विरासत मतलब होता है हेरिडिटी, मतलब वंशानुक्रम से हमको नहीं मिलता। पोलियो वायरस था, ठीक है, जो कि अब तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया है अपने यहाँ से। इन बीमारी के बारे में जानकारी फैलाने के लिए एक डॉक्टर को आमंत्रित किया जाता था। अब ये जो बीमारी होती थी, एक डॉक्टर को बुलाया जाता होगा स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने के लिए। ग्रेगन मंडेला का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ग्रेगन मंडेला वही है जिन्होंने मटर पे मेरे ख्याल से प्रयोग किया था। 1822 में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान घर में होता ग्रेगन मंडेला आई थिंक सो। अभी 7 साल तक उन्होंने मठ के बगीचे में 28 पौधों, नहीं मठ नहीं होगा मेरे ख्याल से, 7 साल तक उन्होंने मठ के बीच, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मेरे को यहाँ पे क्या होगा। देखिए 7 साल तक उन्होंने मठ के बीच वहां मठ कोई बगीचा रखा पर 28 पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया था अलग अलग। मटर के पौधे में कुछ लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण पाए हुए हैं जो जड़ों में आते हैं, जो जड़ में पाए हुए, जैसे बीज या तो खुदरा या चिकना होता है। अब जैसे कि जो क्या करते हैं, जो मटर का जो फली होती है उसको खोलते हैं तो कोई तो बहुत चिकनी होती है, कोई बहुत खुदरी होती है, कोई बहुत मीठी होती है, कोई खट्टी या कड़वी टाइप की होती है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने मटर के साथ, रफ और स्मूथ मतलब चिकनी और खुदकुरी। ग्रेगन मंडेला वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया इन 1822। ग्रेगन मंडेला का जन्म 1822 में हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया और एक गरीब परिवार में होता है। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ स्टडी बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। वो भैया पढ़ने के लिए बहुत ही मतलब क्यूरियस थे, बट एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। ओ इफ यू टू फील द सेम, बट एग्जामिनेशन के लिए बहुत नर्वस हो जाते थे। ही थॉट ऑफ बिकमिंग मॉन्क ऑफ मिनिस्ट्री, वो साधु संत बनना फिर चाहे। फॉर सर्वर ईयर ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑफ 28,000 इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। 7 साल तक उन्होंने 28,000 पेड़ों पे वो किया है, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट किए। दे अंडरस्टूड इट मैनी ईयर आफ्टर हिज डेथ, वो बहुत समय के बाद वो समझ पाए। He found that the pea plant has some trend which come in the pear. उन्होंने कुछ पाया कि जो मटर का पेड़ होता है उसमें कुछ अलग विभिन्नता है जो पेड़ों में आती है, मतलब कपल्स में आती है। कपल मतलब कि 2 साथ आती है। Like the seed is either rough or smooth, चाहे तो मटर का दाना रफ हो, मतलब क्या खुदकुरा हो या तो चिकना हो। It is either yellow or green, या तो पीला होगा या फिर हरा होगा। And the height of the plant is either taller or shorter, या तो जो पेड़ होगा मटर का या तो बड़ा होगा छोटा होगा। नथिंग इज बिटवीन, और कुछ नहीं था बीच में। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द चाइल्ड ऑफ प्लांट
जब दूसरी जनरेशन जो उसी पेड़ की आई, जो बच्ची वाली, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ प्लांट विच हैज़ आइदर रफ और स्मूथ सीड। अब एक पेड़ के बाद दूसरा जब पौधा होगा उसी से, तब देखा कि या तो उनकी जो मटर की फली है वह स्मूथ है या रफ है। हैव सीड विद अ लार्ज स्मूथ, देयर इज नो सीड विच इज मिक्सड अ बिट स्मूथ और बिग बिट रफ। अब वहाँ पे देयर इज नो सीड विच इज मिक्सड, वहाँ पे कोई ऐसी मतलब कि फली नहीं थी जो मिक्स थी, अ बिट स्मूथ और बिट रफ। सीड विच आर आइदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड। अब जो सीड मतलब कहने मतलब फली थी या तो हरी या नहीं हरी या पीली हो, वो क्या नई सीड को जनरेट करती थी। विच आर आइदर ग्रीन वेल द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव सीड विद द मिक्सड येलो कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। जो अगली जनरेशन आई उनमें कोई भी सीड में कोई नया कलर नहीं था, जो कि ग्रीन और येलो की बात चल रही थी। ठीक है, थोड़ा बोरिंग स्टोरी थी पर कोई बात नहीं, देख लेना, इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से कदम मतलब ऑन द मूव अगेन। दशहरा बरसात से पहले आता है भैया, दशहरा में जानते हो रावण जिसमें चलता है वो बरसात से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए खुद की ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, गन्ने की जो खेती होती है उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। पूरन पोली एक टाइप की रोटी होती है जो गुड़ और चने से बनी होती है, मीठी रोटी होती है, या मसालेदार करी पकवान के साथ खाई जाती है, करी पकवान के साथ खाई जाती है पूरन पोली। कारवा एक बस या गाड़ी होती है जिसमें व्यक्ति सभी वस्तुओं के साथ रहता है। कारवन एक गाड़ी होती है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का सारा सामान जैसे घर की तरह होता है। इस गाड़ी के अंदर तुम्हें एक कमरे में जो कुछ होता है रहने पहने के लिए, आदमी के लिए जितनी जरूरत वाली चीज़ होती है वो सब कारवान के अंदर होती है। ठीक है, चूहे की आंखें खराब होती है, मतलब खराब नहीं होती है, उन्हें मतलब उनकी जो दृष्टि होती है बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन गंध, स्पर्श और स्वाद की उत्कट समझ होती है। वो गंध समझ जाते हैं, स्पर्श कर लेते हैं कोई आ रहा है इधर से, और स्वाद भी पहचान लेते हैं। आंखें खराब होने का रीज़न, खराब होने आंखें कमज़ोर होने का रीज़न ये है कि जैसे कि हम लोग घर में रोटी लगा देते हैं, उसको मच्छर चूहा पकड़ने वाले में, तो उनको कम दिखाई देता है, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं और वो अंदर जाके ट्रैप हो जाते हैं, पकड़ जाते हैं, इसलिए हमको घर से बाहर फेंक आते हैं उस चूहेदानी से। नागपुर में वे दाल में चीनी डालते हैं। नागपुर के लोग क्या है, दाल में चीनी डाल के खाते हैं। भैया हम तो कभी नहीं खा पाएंगे, पर नागपुर के लोग दाल में चीनी डाल के खाते हैं। नृत्य में हाथों और चेहरों का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। जब कोई डांस करता है, कथकली करता है, तो हाथ चलाता है और चेहरे का एक्सप्रेशन देता है, उन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाए। मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, प्लीज़ वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लें और मैं ये PDF आपको टेलीग्राम पे कंप्लीट PDF प्रोवाइड कर दूँगा। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे और घुमा सकते हैं, मतलब जो उल्लू है अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। पीछे की चीज़ मतलब बैठे बैठे पीछे की चीज़ देख सकता है बिना मुड़े हुए। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, कौन सा जानवर है जो अपनी जो गर्दन है झटके से घुमाती है या झटके से करती है, तो वो मैना था। यही मैना है, देख लो उसको। एक पक्षी के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। जो भाई पक्षी के जो पंख होते हैं उनको उड़ने में मदद करते हैं। वह खुद को गर्म भी रखते हैं और पंख के द्वारा वो क्या होते हैं, पक्षी अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं। जब उनका एक टाइम बदलता है तो पक्षी के पुराने पंख गिर जाते हैं, नए निकल आते हैं और उनके स्थान पर नए पैदा हो जाते हैं। अब आते हैं ब्रेन लिपि के बारे में जानते हैं। संक्षिप्त विवरण। ब्रेन को एक मोटे टूल पर एक नुकीले औजार से उभारे हुए बिंदु डॉट्स की एक पंक्ति बनाकर लिखा जाता है। पहले आपको दिखा देते हैं ब्रेन लिपि होता क्या है, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे आप। ये देखो, ये होती है ब्रेन लिपि। जो लोग अंधे होते हैं, कम दिखाई पड़ता है, उनको पढ़ाने के लिए ब्रेन लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्रेन एक मोटे टूल पर एक नुकीले औजारों से उभरे हुए बिंदु डॉट्स की एक पंक्ति बनाकर लिखा जाता है। उठी हुई बिंदुओं पर उंगली चलाकर ब्रेन को पढ़ा जाता है, ब्रेन लिपि को पढ़ा जाता है। ठीक है, लुइस ब्रेन फ्रांस के थे भैया। लुइस ब्रेन व्यक्ति थे और उन्होंने अपने ही नाम पर ब्रेन लिपि बनाई थी।
जब वह 3 साल का था तब वह अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे। कौन? लुइस ब्रेन, ठीक है। अभी अपने पिता के औजार के साथ खेल रहे थे, अचानक एक नुकीली औजार उनकी आंखों में चोट लगी और देखना बंद हो गया। भैया आंखों में चोट लगी उन औजारों से, तो वो बहरे हो गए थे, मतलब अंधे हो गए थे, सॉरी। उनकी पढ़, उनकी पढ़ाई उनकी पढ़ाई में गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के लिए विभिन्न तरीके के बारे में सोचते थे। अब भैया वो जब अंधे हो गए तो वो सोचने लगे कि अब हम पढ़ेंगे कैसे, तभी उन्होंने ब्रेन लिपि बनाई थी। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, स्पर्श और महसूस करके पढ़ना, मतलब कि छू के महसूस करके पढ़ाई करने का। बाद में पढ़ने का यह तरीका ब्रेन लिपि के रूप में माना जाने लगा। बाद में वही तरीका ब्रेन लिपि के रूप में माना जाने लगा। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदु पर आधारित होती है। ये को याद रखना, 6 बिंदु। ब्रेन लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। कभी 9 देता है, 11 9 देता है, 5 देता है, तो 6 बिंदु होते हैं। ब्रेन को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। ब्रेन लिपि को भी कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जाता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेन लिपि दिखाते हैं तो वे इस बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए देख लीजिए, ये होती है ब्रेन लिपि। कितने? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बिंदु से आधारित होती है। ये अलग हुई, ये अलग हुई, ये अलग हो गई। जैसे जो बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता तो एक छुएगा तो समझो ए है, ये बी है, ठीक है, तो ऐसे पता लगेगा उसको। शुरुआत में पत्थर और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। बहुत पहले की बात है। जो पहले क्या होता है, जो बर्तन बनते थे मिट्टी और पत्थर के बनाए जाते थे। लोगों ने अपने हाथों से पत्थर को खरोच के पत्थर को ढेर बना दिया, मतलब ढेर नहीं बना दिया, पत्थर पर जो खुरचा था, खुरच की डिजाइन बनाई थी लोगों ने अपने आप, ठीक है। बादाम और इलायची के साथ कहवा चाय को श्रीनगर में लिया जाता है। भैया एक कहवा चाय है जो श्रीनगर में चलती है, वो कैसे किससे बनती है? बादाम और इलायची से बनती है। उसका नाम कहवा है श्रीनगर में। ये देख लो कहवा कितना सुंदर है, लालच आ गया देख के। श्रीनगर में डल झील है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। देखो कितना सुंदर सीन है। पर्यटक मतलब जो यहाँ घूमने आते हैं। डल झील में शिकारी है, मतलब डल झील में कोई शिकारी की सवारी का आनंद लोग लेते थे। तो डल झील में पर्यटक जो वहाँ पे लोग घूमने आते हैं वो डल झील में शिकारी की सवारी का आनंद लेते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जा सकते हैं। नहीं सॉरी, हाउस बोट भी श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट भी एक प्रकार की नाव होती है। पक्षी फलों को कीड़े से बचाते हैं क्योंकि वे उन्हें खाते हैं। जो पक्षी हैं फलों को कीड़े से बचाते हैं, ठीक है, और क्योंकि वे उन्हें खाते हैं, वो उनको खा जाते हैं। बच्चू गाँव कहाँ? राजस्थान में। बच्चू गाँव राजस्थान में। बच्चों को नक्शे के बारे में समझाने के लिए प्रतीक महत्वपूर्ण है। बच्चों को जब सिंबल से समझाएंगे या कुछ अपने आइडिया से समझाएंगे तो प्रतीक मतलब होता है सिंबल। बच्चों को जब नक्शा समझाना होता है तो उनको सिंबल मतलब प्रतीक और सिंबल समझाया जाता है। पानी का पुनः उपयोग पर चर्चा करते हैं। पानी का दोबारा उपयोग पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। इससे बच्चों को पानी बचाने के महत्व को समझने में मदद करती है। इस संबंध में छात्र द्वारा दिए गए सुझाव को सुनें और उन्हें उपयोग करें। जो ऊपर की बात थी ना, ये वाली पानी के पुनः उपयोग चर्चा, इसमें क्या होता है कि बच्चों को बताएंगे पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए, और घर में अगर एक्स्ट्रा टंकी चल रही है, पानी गिर रहा है तो उसको बचाना चाहिए, और जब हमको नीड हो तभी पानी की टंकी और पानी का यूज़ करना चाहिए। बेवजह पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही इसी के बारे में सुझाव दिया गया था, ठीक है। आइए जानते हैं कहाँ पे कौन कौन से प्रकार के भोजन खाए जाते हैं उसके बारे में। ये क्वेश्चन आता है इस एनसीईआरटी में, पेपर में। आई लिव इन हांगकॉन्ग। मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक। मैं और मेरी मम्मी को सांप खाना बहुत पसंद है, ठीक है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक, जब वहाँ खाने का मन करता है, वी गो टू नियर बाई होटल एंड ईट लिंग हू फिन। भैया हांगकॉन्ग में लोग क्या करते हैं? हांगकॉन्ग में लोग सांप खाते हैं, और उस डिश का जो सांप की बनी डिश है, उस डिश का नाम है लिंग हू फिन नाम है। हांगकॉन्ग में लोग सांप खाते हैं और डिश का नाम है लुंग ही फिन। अब एक बच्ची जो ही है वो कह रही है आई लिव इन कश्मीर। मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। मुझे तो भैया मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में पकी हुई मछलियाँ अच्छी लगती है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा। एक बार मैं गोवा गई थी। वी एट फिश देयर बट इट वॉज वेरी टेस्टी। पर जब हम लोग गोवा गए थे तो वहाँ की जो मछलियाँ खाई थी वो बहुत टेस्टी थी। माई मदर सेड
इट वॉज अ सी फिश कुक्ड इन कोकोनट, मेरी मम्मी ने कहा जो ये जो मछली है ये नारियल के तेल में पकी है। इट हैड टू बी डिफरेंट, ये अलग है। तो भैया जो कश्मीर में जो लोग फिश खाते हैं वो लोग तो मस्टर्ड की बनी होती है, मतलब सरसों के तेल की पकी होती है, लेकिन जो गोवा में लोग जो खाते हैं वो लोग नारियल तेल की पकी हुई खाते हैं। अब आप जानते हैं केरला के बारे में। आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, उसको 2 चीज़ खाना पसंद है। बोथ ग्रो इन कॉर्टयार्ड, वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री, एक तो बहुत लंबे पेड़ों पर गिरती है और एक अंडरग्राउंड, एक नीचे मतलब ज़मीन के नीचे उगती है। इट इज़ अ ग्रेट टू ईट बॉयल टोपिका। भैया केरला के लोग क्या खाते हैं? टोपिका खाते हैं। बॉयल टोपिका मतलब उबाल के टोपिका खाते हैं। विद अ करी मेड यूजिंग कोकोनट, कोको की जो टोपिका होता है वो क्या है? अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन में उगता है, और कोकोनट क्या होता है? ऊपर होता है, मतलब ज़मीन से ऊपर उगता है, मतलब पेड़ उसका बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो केरला के लोग क्या खाते हैं? टोपिका खाते हैं, उबाल के टोपिका खाते हैं। किसके साथ? कोकोनट की जो करी होती है, करी बना के उससे खाते हैं। तो यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ? लोग यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। अलग अलग जगहों के घर। तो असम की तो बात हो चुकी है। अब असम में क्या होता है? एक टैंक और टंका होता है। पहले लोग वहाँ पे मतलब लोग कैसे पानी स्टोर करते हैं? इस टाइप का जो रेन वाटर होता था, जो पानी वगैरह होता था, उसको स्टोर ऐसे किया था। बारिश हुई तो पानी यहाँ पे जाके इसके द्वारा ऐसे जाके इसमें स्टोर कर लेते हैं, जब जरूरत होती थी उसको यूज़ करते थे। तब इसको टैंक या टंका बुलाता है। आ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक और टंका। आज टैंक और टंका के बारे में जानते हैं। टू बिल्ड अ टंका, टंका बनाने के लिए टू पिट अ डग इन अ कंट्री यार्ड एंड इट इज मेड अ पुक्का। ठीक है, एक गड्ढा बनाया जाता था। ठीक है, टंका इज केप्ट कवर विद टॉप, टंका जो कवर जो गड्ढा बनाया था उसको कवर कर दिया जाता था। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट रेन वाटर कलेक्ट हर फ्लो थ्रू अ पाइप इनटू टंका। अब क्या होता है, जब जहाँ की जो श्रीनगर में जो लोग जो घर बनाते थे ढलानदार, जो बारिश होती थी पानी फिसल के नीचे आता था और टंका में स्टोर किया जाता था पाइप के थ्रू। सी विद अच्छे तो माउथ और पाइप सो डोंट टंका। ठीक है, द वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग। अब वो जो पानी होता था जो यहाँ पे टंका में जो कलेक्ट होता था, गैदर किया जाता था या जमा किया जाता था, पीने के लिए और सफाई के लिए यूज़ किया जाता था। आज के लिए मेरे ख्याल से ये आखिरी पॉइंट है। देखें, हाँ ये आज के लिए आखिरी पॉइंट है। कर्नम मैसूरी की कहानी है, आइए जानते हैं। कलम मैसूरी इज अ वेट लिफ्टर, ये भारत तौलक थी। सी लिव इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, उसके पापा एक हवलदार थे, पुलिस कांस्टेबल थे। मतलब शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर, और 12 साल की उम्र से उन्होंने वेट लिफ्ट स्टार्ट कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अप टू 120 किलोग्राम, अब 130 किलोग्राम का वेट तक उठा लेती हैं। भैया 12 साल की उम्र से 130 ग्राम का वेट उठा लेती हैं। कर्नम हैज़ वॉन 29 मेडल इन इंटरनेशनल, 29 मेडल इंटरनेशनल 19 मेडल जीते हैं। और कुछ 4 बहनें वो भी आजकल वेट लिफ्टिंग कर रही। तो पूरी कहानी जानते हैं 1 सेकंड के अंदर। आंध्र प्रदेश की रहने वाली, उनके पापा पुलिस कांस्टेबल हैं और 12 साल की उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी और 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें वो भी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करती हैं। तो यही कहानी है कर्नम मैसूरी की। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा डिस्कशन? और ये आज EVS का NCERT का जो पार्ट था वो मैंने आज ख़त्म कर दिया आप लोगों के लिए। तो दिस वाज अ फाइनल। तो दोस्तों जिन लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद रवि गुप्ता। लेकिन अभी इसका एक पार्ट रहता है, ये तो सिर्फ आपका EVS की समरी थी, ये तो कंप्लीट होगी। लेकिन अभी EVS की पैडागोगी मतलब पैडालॉजी या पैडागोगी वो आपकी रहती है, वो मैं अगले पार्ट में कंप्लीट पैडागोगी एक वीडियो में आपको समराइज करके दे दूंगा, वो भी हिंदी में। चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं बाद में।